In this lecture, we are going to discuss the ways in which a topic can be introduced. क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है और किसी भी टॉपिक को जब हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उसको हमने अटेंशन कैचर कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपके साथ कुछ मिसालें शेयर करूंगी फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में से, जिससे आप देख के हिसाब लगा सकते हैं कि किसी ने कौन से अटेंशन कैचर से अपनी राइटिंग को शुरू किया है। एक अटेंशन कैचर जो हम बचपन से देखते आए हैं वो है कोटेशन का। हम क्या करते थे, जब हम कोई सवाल तैयार करते थे तो हम कोटेशन तैयार कर लेते थे। कोटेशन तैयार करने से हमें लगता था कि इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया कि बच्चों की तरह कोटेशन तैयार कर लिए तो कोटेशन को बाहर निकाल के लिख दें। कोटेशन को हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, लेकिन ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए। दूसरी बात ये कि कोटेशन को लिख के हम ये इमेजिन नहीं करते कि अब खुद ही समझ आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं होता। कोटेशन को लिखने के बाद भी हमें अपने अल्फाज में लिखना पड़ता है कि कोटेशन का मानी क्या है, और उसको अपने मेन आइडिया के साथ रिलेट करना होता है, जिससे उस कोटेशन की सेंस बनती है। एनीवे, हम पहले देखते हैं कि ये एक ऐसे है ऑन रिलीजन एंड मॉरल्स, जो कि विल ड्यूरेंट ने लिखा है। तो वो अपने ऐसे को कैसे शुरू करता है, शेल वी डिफाइन आवर टर्म्स। अब ये तो ऑब्वियसली उसने वैसे तो सवाल ही किया, लेकिन ये एक मीनिंगलेस सा सवाल है कि शेल वी डिफाइन आवर टर्म्स, बट दिस इज अ क्वेश्चन। उसने कहा कि चलो पहले टर्म्स तो डिफाइन करते हैं ना। हिस्टोरिकली रिलीजन हैज़ बीन द वर्शिप ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। तो आप ये देखें कि हमारे पास जो की टर्म है उसका टॉप ऐसे क्या है, ऑन रिलीजन एंड मॉरल्स। तो की टर्म्स क्या है, रिलीजन एंड मॉरल्स। तो उसने क्या किया, उसने रिलीजन को डिस्क्राइब किया। हम जब फुल लेंथ ऐसे की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस चीज़ से हम अपनी की टर्म को डिफाइन कर रहे होते हैं उसको हम हु सेक्शन में लेके जाते हैं, और जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है वो है व्हाट इज आवर पॉइंट अबाउट दिस टॉपिक, और व्हाट इज आवर स्टांस, और व्हाट इज़ आवर पोजीशन। और हु से मुराद है, वैसे तो हु इंसानों के लिए यूज़ होता है, लेकिन अब जाहिर बात है कि मैंने उसको डिवाइड किया हुआ है तो मैं उसको हु से समझाती हूँ कि हु से मुराद है कि जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस वो क्या है। सो शेल वी डिफाइन आवर टर्म्स। हिस्टोरिकली रिलीजन हैज़ बीन द वर्शिप। सो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब सिर्फ इज एम आर नहीं होते, वो हैज़ भी हो सकते हैं, विल भी हो सकता है। ठीक है, विल बी उसको भी यूज किया जाता है। सो हैज बीन रिलीजन क्या है, द वर्शिप। वर्शिप क्या है, इट्स अ नाउन। तो रिलीजन को लिंक कर दिया गया है एक नाउन के साथ। सो ये हमारे पास डेफिनेशन भी है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन रिलीजन। कि भाई रिलीजन क्या है, रिलीजन है द वर्शिप ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। Webster defines morality as the quality of that which conforms to right ideals or principles of human conduct। अब ये वेबस्टर ने डिफाइन कर दिया है कि मोरालिटी क्या है। रिलीजन हमें ड्यूरेंट ने डिफाइन कर दिया, और मोरालिटी को हमें वेबस्टर ने डिफाइन कर दिया, द क्वालिटी ऑफ दैट विच कन्फॉर्म्स टू राइट आइडियल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो ये हमारे पास मोरालिटी की डेफिनेशन आ गई। अब आप अगर पेपर में लिख रहे हो, वैसे तो आपको रिलीजन और मोरालिटी की डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन आप ड्यूरेंट को कोट कर सकते हैं कि ड्यूरेंट डिफाइंस रिलीजन एज, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे, द वर्शिप ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स, and Webster defines morality as the quality of that which conforms to right ideals or principles of human conduct। अब ये तो मैंने आपसे कह दिया कि ये पेपर में नहीं आएगी डेफिनेशन, लेकिन मैंने आपके नोट्स में क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपके प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स जो होते हैं वो इसी तरह के टॉपिक्स के बारे में होते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा। सो ये सिलेक्शन उन चीज़ों को भी जहन में रख के की गई है। बट हु इज़ टू डिटर्मिन विच आइडियल्स आर राइट। सो नाउ दिस इज़ अ रिटोरिकल क्वेश्चन कि उसने कहा है कि भाई कौन डिटर्मिन करेगा। ये तो उसने वैसे ही कहा था ना कि शेल वी डिफाइन आवर टर्म्स। सवाल तो ये था, लेकिन ये सवाल कोई आइडिया नहीं था। उसने कहा भाई आइडियल्स डिटर्मिन कौन करेगा, इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि उसने उस अथॉरिटी को जो कि इन आइडियल्स को डिटर्मिन करेगा उसी को क्वेश्चन कर दिया है कि भाई इंडिविजुअल खुद डिटर्मिन करेगा। Reckless souls have tried to define the right as any conduct which their conscience approves of, but in that case, Casanova and the Marquis de Sade were moral, for they tried to live up to their proclaimed ideal, which was to seduce or beat as many women as other commitments would allow। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे भी क्या हुआ कि उसने ये कहा कि अगर हम ये कहें कि ये राइट का फैसला जो है, एनी कंडक्ट, डिफाइन द राइट एज एनी कंडक्ट विच देयर कॉन्शियस अप्रूव्स ऑफ। अगर हम इंसान की कॉन्शियस पे रहेंगे तो हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद है जहाँ पे लोगों ने अपनी कॉन्शियस के हिसाब से सही काम किया, लेकिन असल में उन्होंने गलत किया। अब अगर आप जेंडर का ऐसे लिख रहे हो तो आप कासानोवा की और ये जो हमारे पास मार्केस है इसकी मिसाल दे सकते हैं।
और इसके लिए आप एक साइड पे काम क्या कर सकते हैं कि आप कोई 2 सफ़े पढ़ लें कि इन्होंने क्या किया या ये किस वजह से जाने जाते थे, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में या वायलेंस में इन्होंने क्या रोल प्ले किया। The word moral, of course, is from the Latin mos moris, meaning custom. We may agree that what at a given time or place is considered moral will depend upon the mores, customs, or standards prevailing in the group. Personally, I should define, यहाँ पे personally के बाद comma आना चाहिए था. Personally, I should define morality as the consistency of private conduct with public interest as understood by the group. तो ड्यूरेंट ने मोरालिटी को कैसे डिफाइन किया है? ड्यूरेंट ने कहा है कि मोरालिटी को क्या कहता है? द कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइवेट कंडक्ट विद पब्लिक इंटरेस्ट एज अंडरस्टूड बाय द ग्रुप। तो पब्लिक इंटरेस्ट और जो पब्लिक प्राइवेट कंडक्ट है और पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इट इम्प्लाइज अ रिकग्निशन बाय द इंडिविजुअल दैट हिज लाइफ, अब इंडिविजुअल को क्या रिकग्नाइज करना है कि उसकी लाइफ, लिबर्टी एंड डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड हिज विलिंगनेस इन रिटर्न टू एडजस्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, ये उसकी मोरालिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, सो हमारे पास उसने क्या किया कि उसने अपना इससे शुरू किया, तो उसने हमें क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया और उसने क्वेश्चंस के जवाब में हमें डेफिनेशन दी, और फिर उसने दोबारा क्वेश्चन किया तो उसने कहा कि भाई कौन बताएगा, कौन डिटरमिन करेगा कि कौन से आइडियल्स ठीक हैं। तो जो हमारा जवाब था उसने फिर उस जवाब को यहाँ पे आके आर्ग्यू किया कि भाई इंडिविजुअल पे तो हम रिलाई नहीं कर सकते। फिर वो हमें इस लफ्ज़ के ओरिजिन में ले गया। हम जब भी फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग करते हैं हम ओरिजिन में चले जाते हैं, और चीज़ों का जो ओरिजिन है वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में वो ग्रीक सोसाइटी है या स्टोन एज। तो आइडियल्स जो हैं उनका जो ओरिजिन है वो है ग्रीक सोसाइटी, और जो टूल्स और टेक्निक्स हैं उनका जो ओरिजिन है वो है स्टोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास जो अटेंशन कैचर इस्तेमाल हुआ है वो है क्वेश्चन, और साथ ही आप देखेंगे जहाँ पे वेबस्टर को उसने यूज़ किया है तो एक्चुअली डैट इज़ ऑल्सो अ कोटेशन, तो उसने कोट कर दिया है वेबस्टर को। कोट करना हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास में भी कर सकते हैं, और अगर आप इन्वर्टेड कॉमास में कोट करेंगे तो जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चीज़ होगी वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। राइटर का नाम और किताब का नाम होना तो बहुत ही अच्छा है। राइटर का नाम एनीवेज ब्लैक पेन से लिखेंगे, अगर राइटर का नाम नहीं है और किताब का नाम है तो किताब का नाम भी ब्लैक से लिखेंगे। लेकिन अगर राइटर का नाम नहीं है तो एनोनिमस को आप कोट नहीं करेंगे, क्योंकि एनोनिमस की बात की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो है। ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद अगर आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरेंट जो है, अब आपने कैसे कोट करना है, आप कहते हैं जी ड्यूरेंट इन हिज एस्से, आप आगे एस्से का नाम देंगे। ठीक है, डिफाइंस एस्से का नाम आ गया, ऑन रिलीजन एंड मॉरल्स आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, फिर आप लिखेंगे डिफाइंस मॉरल्स एज, अब आपने आगे जो चीज़ लिखी है उसको ऐसे ही सीधा लिख दिया, आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, और आपने जिस चीज़ को ब्लैक करना है वो है ड्यूरेंट का नाम, और आपकी जो एस्से का नाम है उसको आप ब्लैक इंक से लिखेंगे। ठीक है, सो आपने इसको हाईलाइट भी कर दिया साथ ही। लेट्स मूव टू अनदर अटेंशन कैचर। अब हमारे पास एक और इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रोडक्शन से मेरी मुराद है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स। सो मैं आपको जो पैराग्राफ्स दिखा रही हूँ वो बिल्कुल वो है जहाँ से एस्से जो है वो शुरू हो रहा है, जबकि हमारे जो थीसिस स्टेटमेंट वाले पैराग्राफ्स हैं, जो शॉर्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किए गए हैं वो एस्से के स्टार्ट में से नहीं लिए गए बल्कि दरमियान से लिए हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स जो कि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, वो आपको दोबारा रिपीट होंगी इंट्रोडक्शन में, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है। सो इंट्रोडक्शन के 3 हिस्से हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट एंड प्रीव्यू। सो थीसिस स्टेटमेंट जो उठाई गई है वो इंट्रोडक्शन के दरमियान में से ही उठाई गई है। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि विल ड्यूरेंट का एस्से है ऑन एजुकेशन, और ये एस्से शुरू हो रहा है हर्बर्ट स्पेंसर इन अ पग्नेशियस लिटिल बुक ऑन एजुकेशन वंस चैलेंज द स्कोलास्टिक वर्ल्ड विद द क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं ज़रा अपना पेन चेंज कर लूँ क्योंकि हमारे पास अब ज़रा जगह कम है, तो मुझे जो अपनी राइटिंग करनी है ये थोड़ी सी बारीक करनी है। अच्छा, सो हमारे पास आ जाता है कि हर्बर्ट स्पेंसर को ड्यूरेंट ने कोट किया है कि हर्बर्ट स्पेंसर इन अ पग्नेशियस लिटिल बुक ऑन एजुकेशन वंस चैलेंज्ड द स्कोलास्टिक वर्ल्ड विद द क्वेश्चन। सो उसने कोट किसको किया है? हर्बर्ट स्पेंसर को। अब उसने हर्बर्ट स्पेंसर की किताब में से कुछ पर्टिकुलरली नहीं निकाला, उसने कहा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ। तो हमारे पास जो ये अटेंशन कैचर है ये कौन सा है?
दिस इज कोटेशन, कि वो कोट कर रहा है किसी को। और कोट किस चीज को कर रहा है? किसी ने जो सवाल उठाया है। ही रिजेंटेड द डिवोशन ऑफ यूथ्स ईयर्स, रिजेंट किया है, डिसअप्रूव किया है, नापसंद किया है कि जो नौजवान हैं उनके ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं डेड लैंग्वेजेस को लर्न करने में, एंशियंट कल्चर्स को, एंड वेरी ट्रैम्पिंग म्यूजिक ऑफ 18th century England. Such a training, he argued, fitted a man for nothing but an aristocratic boredom cluttered with classical quotations. अब ये जो उसने लिखा है ये वो बात कर रहा है पर्टिकुलरली जो उस वक्त इंग्लैंड में सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, जिसमें लैटिन, ग्रीक और जो पुरानी ज़बानें हैं वो सिखाई जाती थी, पुराने कल्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था, पुराने आइडियल्स टीच किए जाते थे, और वो आइडियल्स जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है। तो उसने हमें क्या सोल्यूशन दिया? उसने ट्रेंड एज एन इंजीनियर, लिविंग इन द हेडे ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेंड एज एन इंजीनियर, किसकी खूबी है ये? स्पेंसर की। ये पार्टिसिपल फ्रेज है। पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है वो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, और एडजेक्टिव किसी नाउन की खूबी होता है। सो वो नाउन है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है, तो हमारे सब्जेक्ट की खूबी है पार्टिसिपल फ्रेज। लिविंग इन द हेडे ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी स्पेंसर की ही खूबी है, लेकिन ये ट्रेंड और लिविंग आपस में नहीं जुड़े हुए। ट्रेंड अलहदा है और उसके बाद जो ये अगली पार्टिसिपल फ्रेजेस आ रही हैं ये इकट्ठे हैं। लिविंग इन द हेडे ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, hearing the call of the machinery for competent men, and witnessing with pleasure the rise of middle class to the economic leadership and political influence. ये सारी की सारी ये जो तीन है पार्टिसिपल फ्रेजेस, इनको उसने जोड़ा है, ठीक है। सो ये उसने जोड़ दी, और ये स्पेंसर की खूबी है। स्पेंसर डिमांडेड, पहले स्पेंसर ने क्या किया? उसने रिजेंट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने लिखा था ही रिजेंटेड, क्योंकि स्पेंसर शुरू में आ गया था, तो अब ही लिख दिया तो ही काफ़ी हो गया। लेकिन अब जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत देर के बाद आई है, और जो हमारा इवन जुमला भी शुरू हो गया, तो जुमला शुरू होने के काफ़ी देर बाद हमारा सब्जेक्ट आया अगली लाइन में, 2 लाइनें छोड़ के। तो उसने क्या किया कि अब उसने स्पेंसर लिखा है, उसने ही डिमांडेड नहीं लिखा। स्पेंसर डिमांडेड, पहले रिजेंट किया, अब वो डिमांड कर रहा है अ स्कूलिंग that would prepare a man for modern life, that would ground and equip him realistically for the problems of technology and trade. अच्छा, अब ये वाला जो पैराग्राफ में उसने लिखा था कि जी इंग्लैंड में क्या एजुकेशन थी, ये तो हमें नहीं चाहिए अगर हम नोट्स बना रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि उसने डिमांड किया कि वो एजुकेशन चाहिए जिसमें टेक्नोलॉजी हो और ट्रेड हो। तो टेक्नोलॉजी की तो वो तब भी बात कर रहा है जबकि हम देख रहे हैं कि वो तब बात कर रहा है उस वक्त में जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है। सो अब तो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आ चुका है। अब जो ज़रूरत है नॉलेज को चेंज करने के लिए, एजुकेशन को या स्कूलिंग को चेंज करने की, वो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो आप स्पेंसर को कोट कर सकते हैं कि अगर हमारी जो एजुकेशन है वो इनोवेटिव वेज की या मॉडर्न जो तरीके अगर उनको इंट्रोड्यूस नहीं कराती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब ये वो बात कर रहा है पर्टिकुलरली इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। अगर आप चाहें तो इस सारे को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने सवाल किया है वट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, ये आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। आप इसको एज इट इज़ कोट कर सकते हैं। He wrote with such clarity and power, and the spirit of the age was so much with him that his cause cited victory before his death. His cause cited victory, यानी उसने जो कॉज उठाई कि एजुकेशन जो है, उसने डिमांड किया कि ऐसी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, उसकी जो कॉज थी उसको विक्ट्री मिली, कामयाबी मिली उसके मरने से पहले। यानी उसकी ज़िंदगी में ही उसका आइडिया जो था वो कामयाब हो गया। अमेरिका विद नो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस टू इम्पीड हर heard him gladly. Germany industrialized herself in a generation with the French indemnity and applied the new theory of education with characteristic thoroughness. Japan, forced into commerce and industry by a world that insisted on arousing her out of her agricultural isolation and content, turned herself to technical education with the immoderate zeal of an anxious convert, and under our eyes Russia moved through a like hyperbola of feverish industrialization in the policy of our government and the training of our youth. Knowledge is power. अब आप ये देखें कि हमारे पास, हमने पैराग्राफ में पढ़ा हुआ है कि एक पैराग्राफ होता है जिसमें सिर्फ मिसालें होती हैं। सो ये वो वाला पैराग्राफ है जिसमें सिर्फ मिसालें थी। सो मिसाल क्या थी? अमेरिका की मिसाल है, जर्मनी की मिसाल है, जापान की मिसाल है हमारे पास और मिसाल रशिया की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ। एक तो ये एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हर सेल्फ का वर्ड यूज़ किया गया है कंट्रीज़ के लिए। अब क्योंकि जेंडर के ऊपर बहुत काम हुआ है और हम कंट्रीज़ को ही और शी की सेंस में नहीं देखते, तो आपने कंट्री के लिए जो वर्ड यूज़ करना है वो है इट।
तो ऐसा नहीं है कि जो कॉलोनीज हैं वो शी हैं और जो कॉलोनाइजर्स हैं वो ही हैं, या जो यूएस है यूनाइटेड, यानी जिसमें यूनाइटेड वर्ड आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड स्टेट्स, उसके लिए आपने दा तो लगाना है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप ही और शी का जो इस्तेमाल है उसको डिटरमिन करेंगे, आपने इट का इस्तेमाल करना है। अब उसने यहाँ पे ये सारे के सारे निकाले एग्जाम्पल्स दी, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये एक ही आइडिया को रीइंफोर्स कर रही हैं कि जो स्पेंसर ने आइडिया दिया था उसको इंडोर्स कर लिया गया। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जिसे आप याद रख सकते हैं कि अगर आपने एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ लिखना है तो कैसे लिखना है, और इसकी पंक्चुएशन जो है, ये जो सेमी कॉलन का इस्तेमाल है ये आइडियल है। आप सेमी कॉलन के इस्तेमाल को इस ये जो पैराग्राफ है इससे लर्न कर सकते हैं। आप ये देखें कि अमेरिका के को जर्मनी से अलहदा करे सेमी कॉलन, जर्मनी को जापान से अलहदा करे सेमी कॉलन, और जापान को रशिया से अलहदा करे सेमी कॉलन और एंड। तो आखिरी वाला जो सेमी कॉलन है उसके साथ एंड का इजाफा हुआ है, और फिर उसने नतीजा निकाला है कि नॉलेज इज पार। ठीक है, सो ये भी हमारे पास आ गई चीज़ कि हमने पंक्चुएशन भी देख ली, एग्जाम्पल वाला पैराग्राफ भी देख लिया, और आपको पता है कि अब इसकी सिग्निफिकेंस कोई नहीं है, तो हमने ये पैराग्राफ क्रॉस कर दिया क्योंकि हमने इस पैराग्राफ को अपने नोट्स में शामिल नहीं करना। लेकिन कोटेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपने एक लाइन कोट कर दी एंड यू आर डन विद इट। अगर वो रेलिवेंट होती है तो आप उसको एक्सटेंड भी करते हैं और एलेबोरेट करते हैं। अब यहाँ से राइटर आया टुडे, टाइम का रेफरेंस सबसे पहले। टुडे आर एजुकेटर्स हु वंस ब्रेवली लेड द वे टुवर्ड the scientific and technical emphasis in America's schools are disturbed by the completeness of their victory and stand in sorrow before their accomplished dream. अब sorrow में क्यों खड़े हैं वो, हालांकि उनको victory मिल गई थी। They do not quite regret their efforts or retract their aims. They know a modern nation must choose between industry and vassalage to meet the competition of an industrialized world. These things are not matters of choice, for nations do not live in a vacuum of freedom or peace, but our conscious educators perceive that after generations of scholastic effort, they are failing to produce either educated men or gentlemen. अब प्रॉब्लम क्या है कि क्यों वो अपनी विक्ट्री के सामने खड़े हुए परेशान हैं, क्योंकि आफ्टर generations of scholastic effort, they are failing to produce either educated men or gentlemen, and the lavish equipment of our schools has not availed to diminish political corruption. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि इतना बड़ा lavish schooling का एक सिस्टम है, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाया political corruption को, sexual irregularities को और violent crime को. That certain virtues once prominent in our forebearers seems to have lost standing with the generation skilled beyond precedent in conditions in unmoral क्लेवरनेस। अच्छा, वो कहते हैं दैट सर्टन वर्च्यूज वंस प्रोमिनेंट इन आवर फोरबेयरर्स, हमसे पहले लोगों में जो वर्च्यू स्टैंड करती थी वो टू हैव लॉस्ट स्टैंडिंग, वो ख़त्म हो गई हैं विद अ जनरेशन स्किल्ड बियॉन्ड प्रेसिडेंट। एक ऐसी जनरेशन जिसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं मिलता, उसको ऐसे स्किल्ड किया गया है इन अनमॉरल क्लेवरनेस। सो ये जो जनरेशन है इसमें अनमॉरल क्लेवरनेस है, इमॉरल नहीं कह रहा। ठीक है, इमॉरल नहीं कह रहा, इमॉरल का मतलब है जो कि मॉरल नहीं होती, अनमॉरल जिसमें कोई मॉरल का सवाल नहीं पैदा होता। एंड दैट द एम्फेसिस ऑन साइंस हैज ब्रॉट नो पीस टू द सोल। प्रॉब्लम क्या है कि साइंस इतनी पढ़ाई गई है, वो जो आपका ऐसे भी आता है सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज, ये वो वाला अगर आप ऐसे कर रहे हो तो उसके अंदर ये फिट बैठता है कि साइंटिफिक एज में सोल जो है इंसान की वो किस तरह से सफ़र कर रही है। सो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उससे रेलिवेंट है। These conditions are due rather to economic changes than to pedagogical carelessness. ये pedagogical scholastic effort ये आपकी teaching से related है, pedagogy भी teaching से related, ये सारी terms चल रही हैं। But the educator begins to wonder whether the schools have not surrendered too completely to the charms of the intellect and offer too mild a resistance to the forces of disorder and decay. I am really sorry, actually मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो I just lose myself in the thread of the idea. But this is beautifully written. Durant is a very good writer, very profound. So, but the educator begins, okay, फिर educator जो है वो wonder करना शुरू कर देता है कि कहीं intellect के charm में तो सब कुछ नहीं खो गया, and offended too mild a resistance to the forces of disorder and decay. ओके जी, ये सारा हमारे से irrelevant है। आप वैसे बात कर सकते हैं कि एजुकेशन अगर पाकिस्तान में है तो उससे पॉलिटिकल करप्शन, सेक्शुअल इरेगुलरिटीज़ या जो वायलेंस है उसको कैसे ख़त्म नहीं किया जा सका या कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये टर्म्स आप उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ये
इस पैराग्राफ में से कुछ भी नहीं चाहिए. व्हेन स्पेंसर आस्क्ड व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, ही बिट्रेड हिज सीक्रेट assumption that education is the transmission of knowledge. ये वापस गया उसी अटेंशन कैचर के ऊपर जो कि उसने दो पैराग्राफ पहले दिया था, उसके ऊपर वो वापस गया कि उसने जब ये सवाल किया था तो उसने अपनी बिट्रे किया अपनी सीक्रेट एजम्पशन को, यानी उसने बता दिया उसकी सीक्रेट एजम्पशन क्या थी. एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज. एजुकेशन क्या है? ट्रांसमिशन है. ट्रांसमिशन क्या है? नाउन. दिस इज वंस अगेन आर डेफिनेशन. तो हमारे पास एजुकेशन की डेफिनेशन आ गई कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है. इज इट? ये उसने सवाल किया व्हाट एजुकेशन इज ऑफ मोस्ट वर्थ. तो उसने हमें कोटेशन भी दी, उसने कोटेशन के साथ ही हमें एग्जाम्पल्स भी दी. एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो स्टेटिस्टिक्स के अंदर चली जाती हैं. ये जो उसने हमें एग्जाम्पल्स दी थी, ये जो अमेरिका, रशिया और जर्मनी की, ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम हैंडल करेंगे कि ये उसने हमें अटेंशन कैचर में स्टेटिस्टिक्स दे दी, तो इसको हम आसानी से स्टैट्स के अंदर प्लेस कर सकते हैं. उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ था इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके अंदर उसने हमें डेफिनेशन भी दे दी और फिर हमें क्वेश्चन भी दे दिया. तो आप ये देखें कि कितना कुछ चल रहा है एक ही एस्से के अंदर. ये पूरा का पूरा एस्से आपके पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से रेलिवेंट नहीं है. इसमें से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको दे दिया है, और इसके एंड में वो कहता है कि टूरिज़्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने अपने दिमाग को खोलना है तो आप टूरिस्ट एक्टिविटी करें. तो आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एज सच एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में से काफ़ी कुछ आपके एस्से से रेलिवेंट निकल सकता है, बल्कि है निकाल रही हूँ मैं. दैट एजुकेशन इज़ ऑफ मोस्ट. अब ये उसके सवाल का जवाब है. कभी भी आप अपने एस्से में जो सवाल होता है वो येस और नो वाला नहीं करते, आपने हु, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वाले सवाल करने होते हैं. अब वो बताता है, उसने कहा व्हाट एजुकेशन इज ऑफ मोस्ट वर्थ. अब वो आपको बता रहा है दैट एजुकेशन इज ऑफ मोस्ट वर्थ विच ओपन्स टू द बॉडी एंड द सोल. ये मैंने आपको थीसिस स्टेटमेंट में बताया था कि दिस इज थीसिस स्टेटमेंट जो कि यहाँ तक गई है. वैसे ये आगे वाली भी इसमें शामिल की जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि डीमार्केशन हो जाती है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक ही है. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ भी हम थीसिस स्टेटमेंट में ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि आपको ब्रीफली दिखाना था तो मैंने इसको पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं किया था. उसने कहा ये आ गया कि वो एजुकेशन मोस्ट वर्थ है जो कि बॉडी एंड सोल को और सिटीजन एंड स्टेट को हारमोनियस ज़िंदगी गुजारने के चांसेस देती है, उनके अंदर से कॉन्ट्रडिक्शन को ख़त्म कर देती है. यहाँ पे उसने पॉइंट दिया था कि भाई पीस नहीं है सोल के लिए, सोलेस नहीं मिला सोल को, ह्यूमन सोल तो सफ़र कर रही है, तो एजुकेशन का फ़ायदा क्या है. फिर उसने कहा कि 3 बेसिक गुड्स हैं जो एजुकेशन को अचीव करने चाहिए. द कंट्रोल ऑफ लाइफ, देन द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, एंड द लास्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ. ठीक है. अब इसके बाद वो कहता है 2 प्रोसेसेस कॉन्स्टिट्यूट एजुकेशन एंड यूनाइट इन इट. इन द वन द रेस ट्रांसमिट टू द ग्रोइंग इंडिविजुअल इट्स प्रोफ्यूज एंड एक्यूमुलेटेड हेरिटेज ऑफ नॉलेज, टेक्निक, मॉरल्स एंड आर्ट. तो क्या होता है कि जब आपको 2 प्रोसेस हैं, एक प्रोसेस ये होता है पूरी की पूरी ह्यूमन रेस जो है वो ट्रांसमिट करती है एक बढ़ते हुए इंडिविजुअल को वो सारी की सारी हेरिटेज ऑफ नॉलेज, टेक्निक, मॉरल्स एंड आर्ट जो एक जनरेशन ने इकट्ठा किया है वो दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट करती है. एक प्रोसेस ये है. एंड इन दी अदर दूसरा प्रोसेस क्या है कि द इंडिविजुअल अप्लाइज दिस इनहेरिटेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज कैपेसिटीज एंड द एडॉर्नमेंट ऑफ हिज लाइफ. इंडिविजुअल क्या करता है कि वो इस नॉलेज को जो उसने रिसीव किया है उसको, उस हेरिटेज को अप्लाई करता है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और अपनी ज़िंदगी को एडॉर्न करता है, उससे सजाता है. इन प्रपोर्शन एज ही एब्जॉर्ब दिस लेगेसी ही इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एनिमल इनटू अ मैन ट्रांसफॉर्म्ड. तो यहाँ पे उसने पीछे क्या वर्ड किया था? एजुकेशन इज द ट्रांसमिशन, और उस ट्रांसमिशन से वो पहुंचा है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ. ठीक है. आप देखें कि यहाँ पे भी उसने ट्रांसमिट का वर्ड यूज़ किया, ट्रांसमिट से ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे ट्रांसमिशन था तो यहाँ पे वो आ गया ट्रांसफॉर्मेशन पे. ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट, ट्रांसफॉर्म, ये आपकी डिक्शन भी है, बाकी भी सारे वर्ड्स चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आप पिक करते हैं. ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम एन एनिमल इनटू अ मैन, फ्रॉम अ सैवेज इनटू अ सिटीजन, परहैप्स इफ हिज डाइजेशन इज गुड ही इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंपलिटन टू अ सेज. यहाँ पे हमारे पास एक पूरी की पूरी कैरेक्टर बिल्डिंग होगी जो कि एजुकेशन करी, और जहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वहाँ पे इवेंचुअली नेशन बिल्डिंग तो हो ही जाएगी. एजुकेशन इज द परफेक्टिंग ऑफ लाइफ, द इनरिचमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बाय द हेरिटेज ऑफ द रेस. ये हमारे पास फिर से एक और उसने डिफाइन कर दिया एजुकेशन को कि एजुकेशन इज द परफेक्टिंग ऑफ लाइफ, द इनरिचमेंट ऑफ द इंडिविजुअल
बाय द हेरिटेज ऑफ द रेस, कि वो जो रेस का हेरिटेज है वो इंडिविजुअल को इनरिच करता है। सच अ ब्यूटिफुल डेफिनेशन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ये दोनों डेफिनेशंस। और फिर वो कहता है लेट दिस वाइटल प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन and absorption be interrupted for half a century, and civilization would end, our grandchildren would be more primitive than savage। तो अगर ये वाइटल प्रोसेस जो है, कौन सा वाइटल प्रोसेस है, दो लफ्ज, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज जो कि एक जनरेशन करती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज जो कि एक दूसरी जनरेशन करती है, इसको हॉल्ट कर दिया जाए तो इंसान जो है वो प्रिमिटिव हो जाएंगे। प्रिमिटिव से मुराद है बैकवर्ड हो जाएंगे। सैवेज होता है वहशी, इंसान टाइमलाइन में पीछे चला जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। और ये देखें कि यहाँ पे जाके हमारी थीसिस स्टेटमेंट आई है, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट को उसने एलेबोरेट भी कर दिया यहाँ पे कि अगर इसको माइनस कर दें तो फिर क्या बनेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और जिसके लिए हम वाकई ही प्रोफाउंड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू अनदर इंट्रोडक्शन। Okay, जी, now we have another introduction, the future of mankind, unpopular essays, Bertrand Russell। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने बात की हुई है कि हमारे पास एक अटेंशन कैचर होता है जो कि है सपोजिशन। सपोजिशन वहाँ पे आता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को सपोज कर रहे हैं और उसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। तो सपोजिशन हम तब दे रहे होते हैं जब हमने कोई बहुत ही ड्रास्टिक किस्म की चीज़ जो है उसको इमेजिन करना होता है। सो हम क्या करते हैं कि हम उसको फ्यूचर की बात करते हैं और एक बहुत ही जो नेगेटिव इमेज होता है फ्यूचर का उसको पोर्ट्रे कर देते हैं। तो हमारी जो सपोजिशन होती है वो नेगेटिव होती है ताकि पढ़ के हमारा जो रीडर है वो इसलिए इंटरेस्टेड हो जाए क्योंकि वो सोचे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो हमारा इससे पढ़े कि इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए। बिफोर द एंड, अब वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। Before the end of the present century, unless something quite unforeseeable occurs, one of three possibilities will have been realized. These three are, ये जो है ऐसे, आई थिंक इट वॉज प्रोबेबली रिटन इन 1948। आई वुड हैव टू चेक कि इसका एग्जैक्ट ईयर क्या है, लेकिन ये 1950 से पहले ही लिखा गया है, ठीक है। सो जब ये हमारे सामने फाशिज्म है और ये इसको एक बड़ी सर्ज मिली है तब ये लिखा गया। अब वो उसने कहा कि इन तीन चीज़ों में से कोई एक हो सकती है। उसने ऐसे बुलेट्स बनाई हैं, आपने बुलेट्स नहीं बनानी है। ऐसे में हेडिंग्स भी नहीं होती और बुलेट्स भी नहीं होती। आउटलाइन के अंदर आप बुलेट बना देते हैं तो आपका बुलेट वाला जो काम होता है वो आउटलाइन के अंदर ख़त्म हो जाता है। एनीवेज, रसल है, मैं ये नहीं कह रही कि स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बुलेट्स चलती नहीं है, इसलिए आपने बुलेट्स को अवॉइड करना है। ये नहीं करना कि सोल्यूशन लिख रहे हैं तो चलो जी बुलेट्स में लिखते हैं। वो कहता है जी तीन है। एक तो ये है कि एंड हो जाएगा ह्यूमन लाइफ का, परहैप्स ऑफ ऑल लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, अ रिवर्जन टू बारबेरिज्म आफ्टर अ कैटास्ट्रोफिक डिमिन्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द ग्लोब। तो हो सकता है कि हम बारबेरिज्म की तरफ वापस चले जाएं। और तीसरी चीज़ क्या है, अ यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट पोजेसिंग अ मोनोपोली ऑफ ऑल द मेजर वेपन्स ऑफ वॉर। ये वो बात कर रहा है कि सुपर पावर जो है, दुनिया जो है वो यूनिपोलर से जो है वो बायपोलर से यूनिपोलर हो जाएगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। वो उसने तीन सपोजिशन दी। अब जब उसने तीन सपोजिशन दी हैं तो अब ये देखें, उसका कमेंट देखें। वो कहता है आई डू नॉट इंटेंड टू नो विच ऑफ दीज विल हैपन and even which is the most likely. What I do contend without any hesitation is that the kind of system to which we have been accustomed cannot possibly continue. ये सिस्टम नहीं चल सकता, बाकी जो है वो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो उसने कहा है विच वन ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन, विल का मतलब होता है प्रॉमिस, कौन सी चीज़ होगी, किस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जहाँ भी हमारे पास फ्यूचर टेंस होता है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पे विल होता है, और जहाँ पे हाइपोथेसिस होता है, एजम्पशन होती है, वहाँ पे वुड आ जाता है। अच्छा, अब जब वो डिस्कस करेगा तो पहली पॉसिबिलिटी को पहले डिस्कस करेगा, फिर दूसरी को, और फिर तीसरी को। तीसरी पॉसिबिलिटी वो है जो कि सबसे ज़्यादा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी से ऑनवर्ड्स वो अपने हिस्से को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, आप एक सपोजिशन भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि तीन सपोजिशंस दें। The first possibility, the extinction of the human race, is not to be expected in the next world war unless that war is postponed for a longer time than now seems possible. ठीक है। सो वो कहता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ऐसा होगा नहीं, और फिर वो इसी को करता है चैलेंज, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैं इसको कट कर रही हूँ। Perhaps a disinterested spectator would consider this the most desirable consummation
इन व्यू ऑफ मैंस लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ फॉली एंड क्रूअल्टी। अब ये भी मैं इसलिए क्रॉस करें क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने अपनी सपोजिशन को कैसे एक्सटेंड किया है। तो जो उसका पहला आइडिया था वो इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर उसने दे दिया है, दोनों पैराग्राफ्स में। फिर वो गया है द सेकेंड पॉसिबिलिटी। तो अब ये देखें कि हमें पैराग्राफ्स पढ़ते हुए कैसे हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया के अंदर या उसी सेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो हमारी सपोजिशन चल रही है और उसी सपोजिशन के अंदर लुक एट द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। अभी हमने ऑन एजुकेशन पढ़ा था, उसके अंदर देखें पैराग्राफ्स कितने थे। हमने ऑन रिलीजन एंड मॉरल देखा, उसमें भी 2 पैराग्राफ्स थे। ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में ही लिखा जाए। अगर आपका पैराग्राफ बहुत लंबा हो गया, यू ब्रेक इट इनटू पीसेस ताकि रीडर को विजुअल ब्रेक मिले। एंड डोंट थिंक कि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि मेरा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। अगर आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद अब पता चल रहा है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो एग्जामिनर वहाँ पे बैठा हुआ है उसको भी मालूम नहीं है। ठीक है, उसको पता चल जाता है। The second possibility that of a reversion to barbarism would leave open the likelihood. अब ये reversion to barbarism ये भी हमें नहीं चाहिए, ये supposition नहीं होगी। I think such an outcry, such an outcome of a really scientific world war is by no means improbable. अब वो बता रहा है कि इतना improbable नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी supposition है जो कि उसने इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर हमें बताई है। अब इसके बाद क्या है कि वो हमें जो थर्ड पैराग्राफ देता है वो कहते हैं द थर्ड पॉसिबिलिटी that of the establishment of a single government for the whole world might be realized in various ways by the victory of the United States in the next World War or by the victory of the USSR or theoretically by agreement and I think this is the most hopeful of the issues that are in any degree probable by an alliance of the nations that desire an international government. International government आ जाएगी। अगर आप कहीं पे UN के रोल की बात करें, कहीं पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, तो आप ये बात कर सकते हैं कि रसल जो है वो बैठा हुआ प्रिडिक्ट कर रहा है उस टाइम के ऊपर। मतलब ईयर्स अगो रसल की जो प्रिडिक्शन है वो चल रही है और वो किस बारे में है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया जो है वो कैसे चेंज हो सकती है, या जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है वो कितनी तरह का हो सकता है। ठीक है, सो हमें ये तब पता चल रहा है। सो आप इसको वैसे कोट कर सकते हैं किसी और एस्से के अंदर, और इसको वैसे मेंशन किया जा सकता है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेसिटी कितनी है चीज़ों को रिलेट करने की। तो अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, और अगर आप रिलेट नहीं कर सकते तो फिर आपकी जो सारी नॉलेज है वो वेस्ट हो जाती है। ये पब्लिश हुआ था, मैं एक्चुअली डेट साथ चेक कर रही थी। रसल का जो ये एस्से है द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ये पब्लिश हुआ था 1961 में। ये हैज़ मैन ऑफ फ्यूचर, ये तो खैर इसको छोड़ दें। द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड जो है ये 1947 का ईयर मेरे पास शो हो रहा है। मैंने इसको साथ ही चेक कर लिया ताकि ईयर पता चल जाए कि इसका ईयर कौन सा था। एक दफ़ा इसको आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं कि इसका ईयर कौन सा है। सो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी आ गई। अब मेरा सवाल ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि सपोजिशन को लिखना कैसे है, लेकिन जो भी चीज़ हमने पढ़ी है उसको रिलेट कैसे करना है। तो रिलेट करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से पढ़ लिया, अब आप बात करने लगे हैं, आपका एस्से है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। सो आप ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आप देना चाहते हैं अपना, जो आपने स्टार्ट करना है अपने एस्से का इंट्रोडक्शन। अब अभी हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें जो है वो इकट्ठे यूज़ की जा सकती हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग से करते हैं जी, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड को आप डिफाइन करते हैं, तो आप कहते हैं कि इन 1947 व्हेन रसल wrote his famous essay The Future of Mankind, he predicted, he made a prediction of, he presented 3 probable solutions। और ये 3 solutions जो थे वो उसने प्रिडिक्ट किए थे कि इंसान जो प्लेनेट पे लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी, या हम सेवेज बारबेरिज्म में चले जाएंगे, या फिर यूनिपोलर जो है वो दुनिया हो जाएगी। लेकिन उस वक्त जब वो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड देख रहा था तो उसने ये नहीं सोचा था कि फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड को नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर से ख़तरा नहीं है, जितना कि ख़तरा इंसान को ह्यूमन इंटरवेंशन से है, जो कि क्लाइमेट चेंज की तरफ लीड कर रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट नहीं किया था रसल ने। रसल को नहीं नज़र आ रहा था कि एक दिन क्लाइमेट जो है वो इतना बदल जाएगा कि ये हैबिटेबल जगह ही नहीं रहेगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा तो उसने प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था। तो आप ये कोट कर सकते हैं कि रसल ने फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड में टोटल इनहिलेशन की बात नहीं की एट द हैंड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और आप साथ ही एक सपोजिशन चाहें तो इससे पहले ले आएँ, पहले लेकर आ सकते हैं कि आप प्रिडिक्ट करें कि राइजिंग सी लेवल्स की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लेशियर की वजह से जो आबादी है
जो कि समंदरों के पास रहती है वो ख़त्म हो रही है, फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं, जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं वो चेंज हो गए हैं, और लाइफ जो है वो अनसर्टन हो गई है, और मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं, और वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड। और आप एक उसकी ड्रास्टिक पिक्चर बना के फिर आप आगे कमेंट कर सकते हैं, जो कि कोटेशन होगा कि आप कोट करेंगे कि जब रसल ने फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड लिखा था तो वो ये वाला फ्यूचर नहीं देख सकता था, क्योंकि उस वक्त आज से 70 साल पहले इंसानियत जो थी उसके ये मसाइल नहीं थे जो आज उसको फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 200 साल में इंसान ने जितने काम किए हैं वो एक्यूमुलेट होके कल्मिनेट होके यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे इंसान सफ़र कर रहा है एट दी हैंड्स ऑफ नेचर, और नेचर जो है वो इंसान से, रिवेंज का वर्ड तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नेचर जो है वो रिएक्ट कर रही है मैन की जो इंटरवेंशन है उसको लेके, या इंसान की जो इंटरफेरेंस है इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर उसको लेके जो नेचर है वो रिएक्ट कर रही है। जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसको रिलेट अगर आप कर जाए ना, तो यही आपका आर्ट है ऐसे राइटिंग का, कि आपने कितना पढ़ा है और आप कितना शो कर सकते हैं। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारे पास लास्ट इंट्रोडक्शन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट बाय फिरोज़ हसन खान, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट किताब का नाम है। पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर स्टेट जो है एस्से का नाम है। किताब कंपाइल की है मलिहा लोधी ने, और ये चैप्टर लिखा है फिरोज़ हसन खान ने। ये किताब इसलिए भी अच्छी है कि इसमें हर चैप्टर एक एस्से की तरह है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। हैज़ द एडवेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स काम डाउन एंग्जाइटीज एंड ब्रॉट अबाउट अ लेवल ऑफ नेशनल कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान टू इनेबल द स्टेट टू मीट अदर चैलेंजेस? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। सो हमें पता है कि अटेंशन कैचर है क्वेश्चन। सवाल किया गया है कि एडवेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, क्या न्यूक्लियर वेपन्स के आने से काम डाउन, एंग्जाइटीज काम डाउन हो गई हैं, और ब्रॉट अबाउट क्या लाया गया है अ लेवल ऑफ नेशनल कॉन्फिडेंस? दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब से राइटिंग बहुत मिच्योर लगती है। स्टेट में पाकिस्तान में लाके ताकि स्टेट को इनेबल किया जाए टू मीट अदर चैलेंजेस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट रोल डू न्यूक्लियर वेपन्स प्ले इन अ नेशंस डेस्टिनी? सवाल कभी भी अकेला नहीं आ रहा होता, सवाल की एक सीरीज होती है। तो हो सकता है कि 2-3 सवाल इकट्ठे आ रहे हों, या फिर वक्फे से 2 या 3 सवाल आ रहे हों, लेकिन क्या रोल है जो कि न्यूक्लियर वेपन अदा करते हैं किसी नेशन की डेस्टिनी में? अच्छा, अब ये 2 सवाल उसने किए। The 1998 nuclear test ought to have reinforced a simple lesson for security thinkers in South Asia. अब 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट है, अब उसने न्यूक्लियर वेपन्स कहा, अब उसने 1998 का न्यूक्लियर टेस्ट कह दिया। हमें पता है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। वो ought to have reinforced a simple lesson for security thinkers in South Asia. It should focus national leadership into calming crisis and preventing war. तो उसने फोकस किया कि जो नेशनल लीडरशिप है वो काम डाउन करे क्राइसिस को और प्रिवेंट करे वॉर को। सो ये तो एक चीज़ हो गई। येट इवन आफ्टर 12 years of demonstrating its nuclear capability, there are continuing strategic anxieties in Pakistan. तो पाकिस्तान में strategic anxieties चल रही हैं, even if there is also increased faith in nuclear weapons as the final arbitrator of the nation's survivability. तो पाकिस्तान के अंदर वो के इसने चीज़ों को पैसिफाई कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कहता है क्योंकि 1998 के बाद वो लिख रहा है ये एस्से 12 साल के बाद, जिसका मतलब है कि ये एस्से लिखा गया होगा 2010 के अंदर। तो जब वो लिख रहा है वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक एंग्जाइटीज पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो उसका सवाल क्या था कि क्या नेशनल कॉन्फिडेंस जो है वो रीबिल्ड हो गया है न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से? तो जवाब क्या है कि नहीं हुआ, क्योंकि ऑल्दो कि हम रिलाई करते हैं न्यूक्लियर वेपन के ऊपर और न्यूक्लियर सोल्यूशन के ऊपर, लेकिन ये कोई सोल्यूशन इनफैक्ट नहीं है। इसी से मुझे याद आया, आपके जो प्रेसी, आप में से जिन्होंने प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन पढ़ी हुई है उसके अंदर बहुत अच्छे नोट्स हैं। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है कि न्यूक्लियर विंटर क्या होती है, और उसके साथ ही डॉक्टर फ़रूख सलीम का एक आर्टिकल है न्यूक्लियर विंटर के ऊपर कि अगर इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर करें तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। बहुत अच्छी रीडिंग है, सपोजिशन के अतबार से भी बहुत अच्छी है। मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल है, वुड का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, माइट का इस्तेमाल, वो भी उसमें बहुत अच्छा हुआ है। बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ सो फार बीन नोन अबाउट पाकिस्तान nuclear program and policy making, scholars have understood Pakistan development of a nuclear deterrent entirely as a function of its level of insecurity. तो हमने जो न्यूक्लियर डेटरेंट बनाया वो क्यों बनाया है? इट्स एज अ फंक्शन ऑफ इट्स लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करता है, रिवील करता है हमारा न्यूक्लियर वेपन जो है। दो यूजफुल
This explanation is a partial one. Pakistan's creation of an operational nuclear deterrent is more adequately explained as a response to competing threat analysis and conceptions about nuclear security, national security. So वो कहते हैं ये तो एक बात है ना कि हम इनसिक्योर थे तो हमने न्यूक्लियर डेटरेंट बना लिया. इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये एक रिस्पॉन्स था जो कि एक थ्रेट था हमारे खत्ते में पाया जा रहा था, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट था, उसको compete करने के लिए भी हमने ये काम किया है, which were constructed, articulated and defended by various Pakistani politicians, scientists and military leaders over a 4-decade period. तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो थे क्यों बने, उस चीज़ को रैशनलाइज कर दिया गया. ठीक है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर स्टेट में पहले उसने सवाल किया, सवाल करके उसने उस सवाल का जवाब दिया कि सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो भी कम नहीं हुए और एंग्जाइटीज़ भी कम नहीं हुई, लेकिन ये एक फाइनल सोल्यूशन हो सकता है. और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो कुछ भी पता है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान इनसिक्योर था और दूसरी बात ये है कि कंपीटिंग थ्रेट एनालिसिस एंड कंसेप्शंस अबाउट नेशनल सिक्योरिटी को जो प्रॉब्लम्स लाक थी उसकी वजह से ये काम किया गया. सो ये है हमारी थीसिस स्टेटमेंट. जो शुरू में दिया गया है वो है हमारा अटेंशन कैचर, और जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है दैट इज़ आर प्रीव्यू. अभी मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाती हूँ. ये आइडियल इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने लास्ट डिस्कशन के लिए रखा था ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये इसमें तीनों पार्ट्स आए हैं. ज़रूर अब देखिए पीछे हमने जितना पढ़ा उसमें प्रीव्यू नहीं आ रहा था, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा राइटर्स प्रीव्यू देंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर हम रसल को पढ़ें तो रसल के हर ऐसे में अटेंशन कैचर होगा, नहीं भी हो सकता. दिस इज़ अ चॉइस. ठीक है, लेकिन ये एक परफेक्ट ऐसे है, इसका इंट्रोडक्शन भी परफेक्ट है. दिस चैप्टर असेसेस. अब अगर एक स्टूडेंट लिख रहा होता तो वो लिखता दिस चैप्टर विल असेस. विल असेस का मतलब है फ्यूचर. आप जब ऐसे लिख रहे हैं, आपने आउटलाइन बना ली, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने ऐसे के अंदर क्या डिस्कस करना है. जब डिसाइड हो गया है, आपने फ्यूचर को प्लान कर लिया है, तो वो फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. ठीक है, दिस चैप्टर असेसेस, दिस चैप्टर थ्रोज लाइट ऑन, दिस चैप्टर ब्रिंग्स अंडर डिस्कशन, दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स, शेयर्स, रिवील्स, मेंटेन्स how Pakistan's national security evolved as a result of its nuclear policies and the trajectories ahead. कैसे पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको डिपेंड कराया जाता है न्यूक्लियर पॉलिसीज के ऊपर, और जो ट्रेजेक्टरीज, जो आगे के पाथ्स हैं, उनको कैसे नेशनल सिक्योरिटी के पाथ्स को जो उससे रिलेट किया जाता है. इट एक्सप्लेन्स. चैप्टर असेस करता है और चैप्टर एक्सप्लेन करता है why the Pakistani leadership initiated a nuclear bomb program and how it went about making weapons and delivery system and what steps it has taken to create a nuclear doctrine, command and control system, signaling strategy and other elements required for a state security and robust nuclear deterrent. तो हमारे पास ये क्या हुआ है, राइटिंग की ब्यूटी क्या है. एक तो उसने हमें बताया असेस क्या करती है और फिर बताया कि एक्सप्लेन क्या करती है. असेस करती है हाउ, एक्सप्लेन करती है वाई, हाउ एंड व्हाट. वाई द पाकिस्तानी लीडरशिप इज डूइंग समथिंग, हाउ इट गोज अबाउट समथिंग एंड व्हाट स्टेप इट हैज़ टेकन. सो हमारा प्रीव्यू जो है वो हमें बता रहा है कि इन सवालों के जो जवाब हैं वो हमारे एसे ने देखे हैं. अब अगर हम इसे लॉजिकली देखें तो ये तीनों पैराग्राफ्स जो हैं ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है. और मैं आपको बार बार एक चीज़ बताती हूँ कि अगर हमारा एक पैराग्राफ ज़्यादा लंबा हो जाए तो हम उसे तोड़ सकते हैं. अब ये ओरिजिनली भी किताब में 3 पैराग्राफ्स ही पाए जाते हैं और ये बहुत लंबे नहीं हैं. ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन को 1 पैराग्राफ रखना है या 3 पैराग्राफ में तोड़ना है. अगर आपका इंट्रोडक्शन 1.5 सफ़े का हो गया है तो कोई लॉजिक नहीं है उसको 1.5 सफ़े का रखने की. आप उसको 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में तोड़ सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. इसमें प्रीव्यू तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है. ज़रूरी नहीं कि आपने हाउ व्हाट वाई लगा के ही प्रीव्यू बनाना है. आप वैसे ही लिख सकते हैं कि दिस चैप्टर असेसेस पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड द रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन शेपिंग द पॉलिसी और डिफाइनिंग द पॉलिसी. जो भी कहना है आप उस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन राइटिंग के अतबार से ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है. दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर. आई बिलीव कि ये जो हम रीडिंग्स कर रहे हैं ये आपको ना सिर्फ पढ़ना सिखाएंगी बल्कि आपको हेल्प आउट कर रही होंगी कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं
उसको आपने अपनी राइटिंग में इंट्रोड्यूस कैसे कराना है। अखबार के अंदर भी अटेंशन कैचर का इस्तेमाल होता है, और आपने अगर अखबार पढ़ा है तो आपको कोई राइटर बहुत अच्छा लगता होगा, आप कहते होंगे बहुत अच्छा लिखा है, उस राइटर ने कोई सर्टन चीज़ जो होती है, इंट्रोडक्शन जो है कह लें, वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू किया होता है, तो आपको फील होता है कि बहुत अच्छा काम किया है। और बाज बाज का लोगों का स्टार्ट जो होता है बड़ा इनफेक्टिव होता है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि दरमियान में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता। लेकिन किताब पढ़ते हुए ऐसा नहीं होता, किताब पढ़ते हुए आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए होती है, क्योंकि हर लाइन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मौजूद होता है, और बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग होती है। अगर आपको एकेडमिक रीडिंग आ गई, इंशाल्लाह आपको एकेडमिक राइटिंग आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको अपनी राइटिंग के अंदर अकोमोडेट करें, इनकॉर्पोरेट करें, और सिर्फ एस्से के 100 नंबर के सवाल के लिए नहीं। अगर इन चीज़ों को आप अकोमोडेट कर लेते हैं, अपनी राइटिंग में इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, तो आपके 20 नंबर के सवालों का स्कोर भी जो है ना, वो इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन राइटिंग। अपना होमवर्क करें साथ साथ, and I hope that I am making essay writing easier for you. Thank you so much. We will meet each other in another lecture. Thank you.